बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 14। और आज हम लोग पढ़ेंगे गतिमान आवेश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी जब कोई आवेश चलता है तो उसके चारों ओर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, ये हम लोग आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जब कोई आवेश स्थिर होता है, यानी चल नहीं रहा होता है, तो उसके चारों ओर केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन जब आवेश गतिमान होता है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं कि गतिमान अगर आवेश है तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। तो हम चुंबकीय क्षेत्र का मान आज ज्ञात करेंगे कि अगर कोई आवेश चल रहा है तो उसके समीप कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि एक आवेश है प्लस क्यू जो v वेग से गति कर रहा है, इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जिसकी आगे लिख सकते हैं जिसकी आवेश प्लस क्यू से दूरी r, ये मान लिया हमने। ठीक है। अब जरा देखो, ध्यान समझना इस बात को कि जब कोई आवेश चलता है तो वो एक वैद्युत धारा के तुल्य होता है। ये बात हम लोग वैद्युत धारा के कॉन्सेप्ट में से जानते हैं कि जब कोई या किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो आवेश चलता है। ठीक है ना। तो इसका चलता हुआ आवेश एक वैद्युत धारा के तुल्य हम लोग मान लेते हैं। जो आवेश चल रहा है तो एक वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि कोई आवेश है यहाँ पर प्लस क्यू जो वेग v से चल रहा है इस तरफ को, तो इससे यहां पर कोई बिंदु P है, इस आवेश इसकी दूरी है r। ठीक है ना। तो बताना है कि यहां पर बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जिस पॉइंट पर निकालना है उसको अगर हम इस आवेश से मिला दें, मान लेते हैं किसी क्षण आवेश बिंदु O पर स्थित है, तो बिंदु O से P को मिला रेखा और आवेश के चलने की दिशा के बीच का कोण है थीटा। बस समझ में आ गया। हम क्या कहना चाहते हैं, एक आवेश है जो प्लस क्यू है और वो बिंदु O से चलना स्टार्ट करता है v वेग से। तो इस बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि OP को मिलाने रेखा वेग की दिशा से थीटा कोण बना रही है, ये हमने माना। बात समझ में आ गया। इसका मतलब है कि ये जो वेग की दिशा में भाई प्लस आवेश चल रहा है तो प्लस आवेश की दिशा में धारा का प्रवाह माना जाता है। तो धारा का प्रवाह भी हम वेग की दिशा में मान लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा जाएगा, इसमें हम एक भाषा लिख सकते हैं कि गतिमान आवेश वैद्युत धारा I, वैद्युत धारा I या वैद्युत धारा के लिख लीजिए, वैद्युत धारा के समतुल्य होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे कि कोई अगर आवेश चलेगा, प्लस क्यू आवेश लिया हमने, प्लस क्यू आवेश दिशा में धारा का प्रवाह माना जाता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनों को विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह मानेंगे। जब प्लस क्यू आवेश चलेगा तो इसी दिशा में धारा के प्रवाह को मान लेंगे। ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हम ये मान लेते हैं, नई लाइन से लिखेंगे। अब नोट साथ बनाते रहिए। माना प्लस क्यू आवेश
डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी चलता है। ये माना हमने कि आवेश जो है वो यहां से यहां तक या डिस्टेंस है वो हमने मानी है डेल्टा एल, जो कि भाई धारा का दिशा मान रहा है, तो इसका मतलब है ये जो डेल्टा एल है वो एक चालक खंड की तरह काम करेगा, यानी चालक तार की तरह काम करेगा, ये आप समझो। ठीक है ना। तो खंड हम इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि बहुत छोटा सा ये डिस्टेंस है डेल्टा एल, डेल्टा टी जो है बहुत सूक्ष्म समय अंतराल है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एल भी क्या होगा, बहुत सूक्ष्म होगा। तो इसलिए हम उसको तार न कहकर के हम क्या कहेंगे, उस चालक तार के एक छोटे से भाग को इसको हम लोग कहते हैं चालक खंड। ठीक है ना। तो ये डेल्टा एल जो बायो-सेवर्ट का नियम अगर याद हो, तो बायो-सेवर्ट के नियम में हम लोग जो चालक खंड लेते हैं ना छोटा सा डेल्टा एल, वो जो है वो ये काम करेगा डेल्टा एल का। और समझ आ रहा है। तो डेल्टा प्लस क्यू डेल्टा टी समय में डेल्टा एल दूरी चलता है, तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, समय चाल बराबर दूरी बटे समय। तो सूत्र हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। हो गए। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या, दूरी कितनी हमने मानी है डेल्टा एल और अपान समय बराबर दूरी बटे चाल, वेग v से गति कर रहा है, तो डेल्टा टी समय में डेल्टा एल अगर दूरी चलेगा तो डेल्टा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई वी। ठीक है। इसको डाल देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये समझ लें एक बात, प्लस क्यू आवेश डेल्टा टी सम डेल्टा एल दूरी चलता है, तो आवेश का वेग, ये लिख दीजिए थोड़ा, आवेश का वेग ये लिख सकते हैं। आवेश का वेग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय ये लिख सकते हैं। ये यहां से पक्षांतर करके डेल्टा टी निकालो, डेल्टा एल अपान वी हो जाएगा। ये क्वेश्चन में इसको डाल देंगे। ठीक है। क्लियर हो गई बात। ये इतने समय अंतराल में हमने क्या मान लिया है कि उसका जो समय अंतराल का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, डेल्टा एल अपान वी के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो जो धारा के तुल्य जो हमने माना है आवेश को, गतिमान आवेश को, तो धारा कितनी प्रवाहित होगी। ठीक है ना भाई। अगर आवेश चलेगा तो धारा का प्रवाह भी होगा, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा, तो लिख सकते हैं यहां पर गतिमान आवेश या आवेश के गति के कारण, आवेश की गति के कारण, आवेश गति के कारण समतुल्य धारा कितनी होगी, समतुल्य धारा आई इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी यहाँ समय हमने माना डेल्टा टी, यानी डेल्टा टी समय में अगर क्यू आवेश चलता है तो धारा का मान कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये तो वैद्युत धारा की परिभाषा से हम लोग लिख सकते हैं कि आवेश गति के कारण समतुल्य धारा कितनी हो गई, आई इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल सकते हैं। अब जरा समीकरण 1 से डेल्टा टी का मान, समीकरण 2 में रख दीजिए तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन वी, ये हो जाएगा, ये वी ऊपर चला जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू, इसको आगे यहीं लिख देते हैं, या लिख सकते हैं इसको क्यू वी अपॉन डेल्टा एल, ये हो जाएगा
क्यू वी अपॉन डेल्टा वी हो गया इतना। उसके बाद यहाँ से थोड़ा पक्षांतर करके आई डेल्टा एल लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है क्यू वी के बराबर। इसको एक क्वेश्चन नंबर डाल लेंगे। यहाँ तक कोई समस्या? एक बार यहाँ तो फिर देख लो, हमने क्या कहा कि जब कोई आवेश गति करता है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए हमने माना है कि ये जो चलता हुआ जो आवेश है ये वैद्युत धारा के तुल्य हमने मान लिया। ठीक है ना? क्यों मान लिया? क्योंकि ये जानते हैं कि जब भी आवेश का प्रवाह होता है तो वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी आवेश चलेगा तो धारा का प्रवाह होगा। तो चलता हुआ आवेश जो है वैद्युत धारा के तुल्य हम लोग ले सकते हैं। तो वैद्युत धारा के तुल्य हमने लिया है I इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये धारा का मान निकाल लिया। अब डेल्टा टी का मान निकालने के लिए हमने माना कि कोई अगर आवेश v वेग से चल रहा है तो अगर डेल्टा एल दूरी चलने में उसको डेल्टा टी समय लगता है तो समीकरण लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय से। ये सूत्र किससे लिखा गया है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ये तो हम लोग सूत्र पता है। तो यहाँ से दूरी डेल्टा एल हो गई और समय हमारा डेल्टा टी हो गया। इसको थोड़ा सा पक्षांतर करके डेल्टा टी की वैल्यू हमने निकाल ली, डेल्टा एल अपॉन वी। इस समीकरण 1 से डेल्टा टी का मान समीकरण नंबर 2 में रख दिया। तो और रखने के बाद उसको थोड़ा सॉल्व किया और पक्षांतर करके हमने ले आए आई डेल्टा एल इक्वल टू क्यू वी। ठीक है? अब जरा ध्यान दो कि चूंकि आप आवेश से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है तो ये मान लेते हैं डेल्टा टी समय में इतना चलता है। ये इतना का मतलब क्या मान लें हम? ये डेल्टा एल यानी एक चालक खंड, और चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जो हम लोग निकालते हैं वो बायो-सेवर्ट का नियम से निकाला जाता है। समझ में आ रहा है? तो बायो-सेवर्ट का नियम यहाँ पर यूज करेंगे और उस एक डेल्टा एल चालक खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान जिसकी दूरी है बिंदु P की r और चालक खंड से बिंदु P को मिला रेखा के बीच का कोण है थीटा। तो बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ चुके हैं। B इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। वो वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो इसको नोट कर लें तो उसके बाद आगे किया जाए। तो लिख सकते हैं चालक खंड डेल्टा एल द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो चुंबकीय क्षेत्र का मान B इक्वल टू, अब dB इसलिए dB लिख सकते हैं, यहाँ पर डेल्टा B लिख सकते हैं। अब चूंकि एक सूक्ष्म आवेश है और उसमें सूक्ष्म डिस्टेंस वो चलता है डेल्टा टी समय में, इसलिए हम उस पूरे यानी जितना डेल्टा एल लिखा गया है उसके कारण पूरा जो चुंबकीय क्षेत्र का मान हम लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पर बी का मान से लिखा जा रहा है, डेल्टा बी हम लोग नहीं लिख रहे हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये जो डेरिवेशन कर रहे हैं वो एक सूक्ष्म डिस्टेंस के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अगर आवेश चल करके यहाँ पहुंच जाएगा फिर कहा जाए चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा तो फिर निकालने में समस्या आएगी। इसलिए हम पहले से मान रहे हैं कि बहुत सूक्ष्म डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है ना? तो याद आ रहा है हमको बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का याद आ रहा है क्या होता है? बायो-सेवर्ट का क्या कहता है कि अगर कोई चालक तार है उसका छोटा सा भाग ले लिया जाए जिसकी लंबाई है डेल्टा एल और उसको अगर हम बिंदु P से मिला दें जहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ये कोण अगर थीटा है और ये दूरी r है तो चुंबकीय क्षेत्र का का मान होता है V इक्वल टू μ0/4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। बायो-सेवर्ट का नियम है होता है इतना, वही यहाँ पर यूज करना है।
तो चालकखंड डेल्टा द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सेवर्ट के नियम से, दीजिए यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम से क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई I डेल्टा L साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। बस समझ आ गए भाई। ये मान लो ये जो डिस्टेंस इतनी यहाँ से यहाँ तक है वो डेल्टा L है, ये आपको मान करके चलना है, ठीक है ना। तो इस चालक खंड के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो सेवर्ट के नियम से ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिर I डेल्टा L का मान लगा दो। समीकरण 3 से I डेल्टा L का मान रखने पर रख देंगे तो B इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई और I डेल्टा L की वैल्यू है QV साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो फार्मूला निकल करके आया है ये गतिमान आवेश के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान है, ठीक है ना। इस सूत्र से पता चल रहा है कि अगर आवेश चलेगा नहीं, अगर आवेश चलेगा नहीं यानी रुका हुआ है अगर, तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अगर आवेश रुक जाए यानी V का मान 0 हो जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी 0 हो जाएगा। तभी ये कहा जाता है कि जब कोई आवेश अगर चलता है तभी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, अगर रुका हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है ना। तो एक बात तो यहां से क्लियर होती है कि यदि V इक्वल टू अगर 0 है तो B इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। यदि V इक्वल टू 0 तो B इक्वल टू 0, अर्थात स्थिर आवेश, अर्थात स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि अगर स्थिर आवेश है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं करेगा वो, ठीक है ना। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यदि थीटा इक्वल टू 0 है तो थीटा इक्वल 0 है तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। थीटा इक्वल टू अगर 0 मान लेते हैं, 0 कब होगा बताओ, ये ऊपर वाला चित्र में देखो। अगर थीटा 0 कब होगा, जब जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकाल रहे हैं वो वेग की दिशा में आ जाए, और ये बिंदु यहाँ आ जाए तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जिस दिशा में आवेश चलता है उस दिशा में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, ये निष्कर्ष निकला। तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अर्थात आवेश की गति की दिशा में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, इस प्रकार से ये दो पॉइंट जो हैं वो याद रखने हैं, और बाकी डेरिवेशन हमारा यहीं से खत्म हो जाता है कि गतिमान आवेश का कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, B इक्वल टू μ0/4 पाई QV sin थीटा अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना। अब बात आती है डायरेक्शन की, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, यहीं पर लिख देते हैं B की दिशा। अब इस चित्र के अनुसार देखें B की दिशा किस दिशा में होगी बताइए, आवेश चल रहा है इस दिशा में, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम लोग कौन से नियम से निकालते हैं, याद है कुछ,
चुंबकीय क्षेत्र दिशा कौन से नियम से निकालते हैं हम लोग? दाहिने हाथ की हथेली नियम नंबर 1 से, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालने के लिए अंगूठे को धनावेश के चलने की दिशा की ओर रखेंगे, उंगलियां रखेंगे उस बिंदु की ओर जहां चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जो हथेली के तल के जो लंबवत डायरेक्शन होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसको अगर यहाँ पर लगाएं, धनावेश चल रहा है इस दिशा में, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, तो उस उंगलियां हो गई हमारी। तो हथेली के तल के लंबवत यानी इस दिशा में ऊपर की तरफ, तो ऊपर तो लाने से खींचेगी नहीं, तो उसको हम लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं। मतलब यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी है? तल के लंबवत ऊपर की ओर है इस सिचुएशन के हिसाब से, जैसा कि फिगर दिख रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे लाइन जाए, ठीक है ना। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इधर दिखा करके आप तल के लंबवत दिखाना है बाहर की ओर, तो वहां पर आप डॉट करके भी दिखा सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन अगर तल के लंबवत बाहर की ओर होती है तो उसको डॉट से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो बी की दिशा में क्या ले सकते हैं? बी की दिशा तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।